नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें के अंतर्गत पाठ 9 को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की और मिथुन लग्न की। मिथुन राशि कौन कौन से नक्षत्र से बनती है, कौन कौन से नक्षत्र के कौन कौन से चरण इस राशि के लिए प्रयोग में आते हैं और उनके नामाक्षर क्या क्या होते हैं, अर्थात आप कैसे पहचानोगे कि वह व्यक्ति मिथुन राशि से है और उसका नक्षत्र कौन सा है, उसके नामाक्षर से आप ये जान सकते हो। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लग्न और राशि में क्या अंतर है, इसको भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कुंडली में जो मिथुन लग्न की कुंडली है उसमें कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मारक होते हैं, अर्थात पाप फल देने वाले होते हैं, अशुभ होते हैं, और कौन से ऐसे ग्रह जो शुभ फलदाता होते हैं, अर्थात राजयोग कारक भी होते हैं, शुभ फल भी देते हैं। तो उन सभी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि 360 जो पूरा आकाश है, इसको हमने 360 अंश में रखा है और प्रत्येक राशि को 30 अंश दिए हैं। 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि को 30 अंश दिए हैं। और यदि नक्षत्रों की बात करें तो उस पूरे ब्रह्मांड को या पूरे आकाश को हमने 108 भाग उसके रखे हैं, जिसमें से 27 नक्षत्र हैं और उनसे जब नक्षत्रों से उसको विभाजित करते हैं तो एक नक्षत्र के नाम पर कितने आते हैं, तो एक नक्षत्र के नाम पर 4 चरण आते हैं। और जो राशि होती है वह 9 चरण की या 9 भाग की एक राशि होती है। तो इस आधार पर 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है। अब देखिए, 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो मिथुन राशि है वह कौन कौन से नक्षत्र के कौन कौन से चरण से बन रही है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उस चरण के अधिपति कौन है। एक चरण के 2 अधिपति होते हैं। इसी तरीके से जो नक्षत्र है, जैसे यहाँ पर एक तो मृगशिरा नक्षत्र इसमें आएगा और मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण यहाँ पर उपयोग में आते हैं। तो तीसरे चरण का जो नामाक्षर होगा का होगा, चौथे का होगा की। यहाँ पर अधिपति, तीसरे चरण के अधिपति मंगल और शुक्र होते हैं। तो मंगल जहाँ पर आक्रामकता या आवेश देते हैं और वहीं जो शुक्र होते हैं वह शुक्र उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति का जन्म तीसरे चरण में हुआ है, उसको परंपराओं से विरोधी बनाते हैं। क्योंकि शुक्र का काम क्या है, शुक्र का काम विलासितापूर्ण है, जबकि गुरु का काम क्या होता है, धर्म के आधार पर चलना, और शुक्र धर्म से हटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल हैं वे आवेश हैं और जो शुक्र है वह उसको जो रीति रिवाज चली आ रही हैं उनसे अलग हटकर काम करने की उसके अंदर प्रवृत्ति पैदा करेगा। तो यहाँ पर वह अपनी बात को आवेश में आकर कहेगा और जो धर्म से अलग हटने वाली बातें, ऐसी बातें उस व्यक्ति के मन में रहती हैं। वहीं यदि किसी का चौथे चरण में जन्म हुआ है मृगशिरा के, तो उसका जो अक्षर होगा वह की होगा और वहां पर मंगल मंगल होंगे। तो इसका अर्थ है कि जब यहाँ पर दोहरे मंगल हो गए तो उसके अंदर जो आवेश है वह आवेश बढ़ जाएगा, उस आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आवेशित रहेगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो आद्रा नक्षत्र है, आद्रा में जिनका जन्म हुआ है, जो राशि है वह मिथुन ही रहेगी। हम मिथुन राशि के जितने नक्षत्र हैं, उनके जितने चरण हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। 9 चरण हैं, उनकी बात कर रहे हैं टोटल। तो देखिए, यहाँ पर जो आद्रा है, आद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं रुद्र। और यहाँ पर जो पहला चरण है वह है कु, और पहले चरण का अक्षर है कु, और इसके जो अधिपति हैं वह राहु और सूर्य, गुरु हैं। राहु और गुरु इसके अधिपति हैं। तो देखिए, जब राहु क्या होता है, राहु फ्रंट पर लाने का काम करता है। फ्रंट का अर्थ समझिए, कैमरे के सामने या रिप्रेजेंट करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। और वहीं जो गुरु हैं, गुरु क्या है, ज्ञान है। तो जिस व्यक्ति के राहु और गुरु हैं यहाँ पर, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह अपने ज्ञान को बाहर निकालेगा, मतलब अपनी जो बात है उसको, बात को कहेगा, तो वाचाल होगा।
तो इस तरह का जिसका भी कूचा नाम होगा वह व्यक्ति वाचालता उसमें अधिक होगी। वहीं यदि दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण का अक्षर हो जाता है घा, और यहाँ पर राहु और शनि अधिपति हो जाते हैं। और ऐसे ही तीसरे चरण में राहु और शनि अधिपति हो जाते हैं। तो जब इनकी देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरे और तीसरे चरण में राहु और शनि अधिपति हैं। देखिए यहाँ दोनों चरण की मैं बात करूंगा तो इसमें होता क्या है, इन चरणों में जन्म जिस व्यक्ति का होता है उस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि राहु तो पूरी तरह से मीडिया जैसे मैंने बताया, हो सकते हैं शनि गंभीर हैं, शनि शांत हैं, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर गंभीरता तो आती है, लेकिन समाज में जो कुरीतियां होती हैं उनसे उसके अंदर लड़ने की शक्ति भी आती है। मतलब वह समाज में होने वाली जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, ऐसा व्यक्ति जिनका भी नाम घा से या डा से आपको मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे जो चौथा चरण है आत्रा का, और इसके स्वामी राहु और गुरु होते हैं। तो देखिए राहु और गुरु वही व्यक्ति में क्या होगी, गंभीरता तो है, लेकिन राहु और गुरु इस व्यक्ति को वही बोलने की, फ्रंट पर आने की उसके अंदर सामर्थ्य पैदा करते हैं। अब बात करेंगे जो नक्षत्र है पुनर्वसु। और पुनर्वसु के जो स्वामी होते हैं अदिति होते हैं, और यहाँ पर पहला जो चरण है, 3 चरण यूज होते हैं। जो पुनर्वसु है उसके 3 चरण उपयोग में आते हैं, और इनके अक्षर होते हैं के, को, हा। तो पहले चरण में के, दूसरे चरण में को, और तीसरे चरण में हा। तो ये नामाक्षर जहां भी मिलेंगे आप समझ जाएंगे कि ये मिथुन राशि का व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर जो पहला चरण है उसके जो स्वामी हो जाते हैं या अधिपति होते हैं, स्वामी तो अदिति हैं, और जो अधिपति होते हैं वे होते हैं गुरु और मंगल। गुरु और मंगल अधिपति हैं। तो गुरु क्या है, ज्ञान है, और मंगल क्या है, मंगल आवेश है, मंगल क्रोध है। तो जो व्यक्ति ज्ञान तो है, लेकिन वह व्यक्ति अपने ज्ञान को किस तरह से दिखा रहा है, किस तरह से यहाँ पर पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके अंदर वह स्वच्छंदता आ जाएगी, क्योंकि उसको ये हो जाएगा अहम, उसके अंदर अहम आ जाएगा, मैं ज्ञानी हूँ, और उसके अंदर स्वच्छंदता आ जाएगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। ऐसी भावनाएं जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलती है। वहीं जो इसका जो दूसरा चरण है, इसका जो दूसरा चरण है जिसमें गुरु और शुक्र है, देखिए गुरु और शुक्र, तो गुरु ज्ञान है और शुक्र कलात्मक है। शुक्र कलात्मक है, सुंदरता है, तो ज्ञान के साथ में सौंदर्यकरण का होना, उस व्यक्ति में ज्ञान तो है लेकिन वह सुंदरता को भी समझेगा, तो यहाँ पर जिसका नाम को से होगा। चलिए आगे देखिए, गुरु और बुध जो तीसरा चरण है जिसका अक्षर होता है हा, उसके गुरु और बुध क्या होते हैं, अधिपति होते हैं। तो गुरु ज्ञान है और बुध वाणी है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति अपने ज्ञान को, जिसके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को सही प्रकार से बौद्धिक रूप से उपयोग करने में समर्थ होता है ऐसा व्यक्ति। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ तक हमने चरणों को समझा, तो यहाँ पर का, की, कु, घा, डा, छा, के, को, हा, ये अक्षर जो होते हैं ये मिथुन राशि में आपको मिलते हैं। मिथुन राशि, अब हम बात करेंगे राशि और लग्न की। तो जैसा कि बता चुके हैं कि राशि और लग्न क्या है, तो यहाँ पर मिथुन राशि है, और राशि का अर्थ होता है कि चंद्रमा से, हम कभी भी राशि को देखते हैं तो चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं कि जहां पर भी चंद्रमा की उपस्थिति है, जिस भी घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, उस घर में जो भी अक्षर लिखा हुआ है वह ही राशि है। जैसे कि अब हम मिथुन की बात कर रहे हैं, तो जहां पर भी इन 12 खानों में 3 लिखा मिलेगा और वहां चंद्रमा बैठे होंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि वह मिथुन राशि है। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर चंद्रमा लिखा होता, तो इसका अर्थ क्या होता, इसका अर्थ होता कि ये जो 4 है इसका अर्थ है कर्क, तो यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो इसका मतलब ये कर्क राशि है। ठीक है, अब देखिए विशेषताएं देखिए, यहाँ पर जो मिथुन राशि है उसकी विशेषता है कि वह युवा दंपत्ति का प्रतीक चिन्ह होता है इसका, और युग जोड़ा होता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा। स्वामी इसके होते हैं बुध, इस राशि के स्वामी बुध हैं। हरे रंग वाली राशि है, हरा रंग है इसका। विषम राशि है, क्योंकि तीसरे नंबर की ये राशि आती है इसलिए विषम राशि है। वायु इसका तत्व है,
वायु तत्व राशि है, जाति इसकी पुरुष है, वर्ण इसका शूद्र है, और दिशा अगर दिशा की बात करें तो ये पश्चिम दिशा की राशि है, दिन में ये बलवान होती है और ये दुस्वभाव राशि है। तो ये मिथुन राशि की विशेषताएं हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लग्न की, मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न, अब लग्न क्या होती है कि मिथुन, जैसे कि हमने बता दिया कि चंद्रमा जहां भी 3 लिखा है वहां बैठे हुए हैं तो वह राशि क्या है, जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां अगर 3 लिखा है तो मिथुन राशि है। लेकिन लग्न में जो ये पहला घर है वहां पर ही 3 लिखा होना चाहिए, अन्य कहीं नहीं, तो अब हम मानेंगे कि वह लग्न कौन सी है, मिथुन लग्न है। तो आपको मिथुन लग्न में ये संख्या जो 3 का अक्षर है, ये 3 नंबर जो है ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, पहले घर में मिलेगा। अब देखिए यहां पर इस कुंडली में कौन कौन तो पाप फलदाता हो जाते हैं, कौन अल्प पाप फल या अल्प शुभ फलदाता हो जाते हैं, कौन से शुभ फलदाता हो जाते हैं, कौन से सहचर्य द्वारा फल को प्रदान करने वाले होते हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। जैसे कि इस कुंडली में मंगल है, मंगल को देखिए, मंगल षष्ठेश भी होते हैं, षष्ठेश अर्थात छठे घर के स्वामी हो जाते हैं। वृश्चिक राशि है, छठे घर के स्वामी हो गए मंगल, और वहीं ये 11वें घर के स्वामी भी हो जाते हैं क्योंकि हम मेष राशि है। तो 11वें घर जो है वो पापी घर है और ये छठा घर कौन सा घर है, तो छठा घर अशुभ घर है। तो इस तरीके से ये मंगल जो होंगे मिथुन राशि वालों को क्या देंगे, पाप फल देंगे, बुरा प्रभाव यहाँ पर ये देते हैं। वहीं सूर्य तृतीय से तीसरे भाव के, और तृतीय भाव जो होता है वह अष्टम से अष्टम होता है, तो ये मारक भाव हो गया तीसरा भाव, अष्टम से अष्टम, अष्टम भाव ये है, अष्टम से अष्टम ये हो गया मारक भाव। तो मारक भाव यहाँ पर हो गया, तो इसलिए इस हिसाब से जो सूर्य है जो इसका स्वामी हो गया तीसरे भाव का, वह कौन हो गया, मार्केश हो गया। तो सूर्य यहाँ पर मार्केश हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरे भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव, सहोदर भाव भी इसको कहते हैं, छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है, तो परिश्रम का भाव भी है ये। तो यहाँ पर ये तीसरे भाव के स्वामी कौन हो जाते हैं, सूर्य हो जाते हैं। इस वजह से ये भी पाप फल देने वाले होंगे, ये जहां भी बैठेंगे वहां अपना प्रभाव देंगे, तो प्रभाव जो होगा उसमें नेगेटिविटी ज्यादा होगी। वहीं देखते हैं शुभ फल कौन कौन देते हैं, तो बुध, देखिए बुध लग्नेश भी हैं, तीसरे जो यहाँ 3 लिखा हुआ है ये बुध लग्नेश भी हैं, क्योंकि ये मिथुन राशि हो गई और ये कन्या राशि हो गई। कन्या राशि सुख भाव चौथे भाव में बैठी हुई है, चौथे भाव में ये राशि है, इसका अर्थ हो गया चौथे भाव की ये राशि जो कौन है, स्वामी है। और इसके जो स्वामी होते हैं राशि के, छठी और तीसरी जो राशि है जो मिथुन और कन्या, इनके स्वामी कौन होते हैं, इनके स्वामी होते हैं बुध। तो बुध यहाँ पर कौन हो जाते हैं, तो बुध यहाँ पर शुभ फलदाता हो जाते हैं, खुद लग्नेश भी हैं और खुद उस भाव में बैठे हुए, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, माता के भाव में बैठे हुए हैं, भूमि भवन वाहन के भाव में बैठे हुए हैं, सुख के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये अच्छे हो जाते हैं। वहीं जो शुक्र हैं, इस कुंडली में शुक्र हैं, वह पंचमेश और व्ययेश दोनों स्थितियां बनती हैं। ध्यान दीजिए, शुक्र को हमने यहाँ पर शुभ फल में इसलिए रखा क्योंकि जो त्रिकोण है वह त्रिकोण में जो पंचम भाव है, पंचम भाव में तुला राशि है और तुला राशि में ये बली होते हैं, जो शुक्र हैं वह तुला राशि में बली होते हैं। और यहाँ पर इतने नहीं है, वृषभ राशि में इनका इतना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इनको शुभ फलदाता कहेंगे। ये अधिक तो शुभ फल देंगे और न्यूनतम में ये अशुभ फल दे सकते हैं, लेकिन इनका अधिक फल क्या होगा, शुभ फल होगा। वहीं गुरु को यदि देखें हम, गुरु को, तो ये गुरु क्या है, सप्तमेश भी हैं, तो सप्तमेश भी मारक भाव हो गया, तो सप्तमेश मारक हो गया। और यहाँ पर जो, क्योंकि ये देखिए अष्टम भाव जो आयु का भाव है, अष्टम से 12वां भाव होता है सप्तम, इसलिए ये मारक भाव है। तो सप्तमेश कौन है, सप्तमेश यहाँ पर गुरु हैं, सप्तमेश गुरु हैं और कर्मेश भी गुरु हैं, कर्मेश भी गुरु हैं, कर्म भाव। तो इस हिसाब से ये क्या देंगे, इस यहाँ जो 10वां भाव है वहां से तो मारक है नहीं, लेकिन ये सप्तम भाव से जो, क्योंकि धनु राशि में बली होते हैं, इसलिए ये कौन हो गए, जो गुरु हैं धनु में बलवान होते हैं, तो अधिक बलवान होते हैं मीन की अपेक्षा। तो यहाँ पर गुरु इसमें अल्प शुभ फलदाता या अल्प पाप फलदाता, ये मिला जुला फल देंगे कैसे, जो ग्रह अगर इनके साथ में शुभ आ जाए तो ये शुभ फल देंगे, अशुभ आ गया तो अशुभता बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है मिथुन लग्न की कुंडली में। शनि के बारे में देख लेते हैं। जो शनि है
जो शनि है वह भाग्येश है। भाग्येश अर्थात कौन से भाव के, ये 11 लिखा हुआ है, और अष्टमेश यहाँ पर ये कुंभ राशि और मकर राशि इन दोनों के स्वामी हैं। तो ये भी जो शनि है ये भी अपना पाप फल और शुभ फल दोनों ही प्रकार के फल देंगे। और यहाँ पर ये जैसा ग्रह इनके साथ में होगा, अशुभ होगा तो शुभ फल देंगे, अशुभ होगा तो अशुभता बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो बलि है वह कुंभ है, तो यहाँ पर ये शुभ फल अधिक रहेगा क्योंकि ये भाग्येश भी हैं, ये ध्यान रखिए। और देखिए चंद्रमा सहचर्य द्वारा फल देते हैं। चंद्रमा जैसा कोई भी ग्रह होगा, जिस स्थान पे ये रहेंगे उस स्थान के आधार पर इनका फल बदलता रहेगा। तो जो भी इनके साथ में ग्रह होगा उसके आधार पर ये अपना फल देंगे। तो चंद्रमा जो कि इसमें धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, वह जैसा ग्रह इनके साथ बैठेगा उसके जैसा ही प्रभाव ये देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इतनी बातें हो गई और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि जो मिथुन लग्न का जातक होता है वह कैसा होता है। तो मिथुन लग्न का जो जातक है उसको हमने नक्षत्रों के आधार पर समझ लिया। देखिए नक्षत्रों के आधार पर समझ लिया, और यदि लग्न है, अब लग्न के बारे में आप समझ चुके हो क्योंकि बुध इसके स्वामी होते हैं और बुध के अंदर चंचलता भी है, कला भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे जातक होते हैं वे चंचल होते हैं, बहुत ज्यादा चंचलता उनके अंदर मिलती है। तो चंचल बहुत ज्यादा होते हैं मिथुन लग्न के जातक। शरीर उनका पुष्ट नहीं होता, जब चंचलता अधिक है तो शरीर में पुष्टता इतनी अधिक नहीं होती। तो स्लिम ट्रिम होते हैं, चंचल होते हैं। आंखें भूरी, कुछ भूरी भूरी सी होंगी, कुछ नीलापन लिए भी उनकी आंखें होती हैं, बिल्कुल काली नहीं होती हैं। तो कुछ जितना देखिए लग्न जितना ज्यादा अंश लिए होगा उतना ज्यादा उस जातक पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिए। तो आंखें भूरी होंगी या नीली नीली सी उसकी आंखें होती हैं। शरीर का रंग उसका गोरा होता है या सांवला, कैसा ही भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ये लग्न पर कौन कौन से किस प्रकार के ग्रह की दृष्टि है या किस किस का कैसा प्रभाव है। तो उसके आधार पर जो राशि के आधार पर, जो लग्न के आधार पर कद, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका मिथुन लग्न होती है उनका कद लंबा होता है, चेहरा गोल होता है। स्त्रियों में क्योंकि वो बुध है, स्त्रियों के बीच में बैठना, स्त्रियों से बातचीत करना उनको बहुत पसंद होता है। और नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र आदि का जो उपयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो म्यूजिक वगैरह में उनको इंटरेस्ट होता है। और हंसी मजाक करना उनको बहुत पसंद होता है। और इधर से इधर की बात करना भी उनको बहुत पसंद होता है। कोई भी बात है वो उनके पेट में पचेगी नहीं, जो मिथुन लग्न वाले होंगे उनके पेट में कोई बात पचेगी नहीं, इधर की सुनी और इधर कर दी। तो एक तरह से इनको आप ये भी कह सकते हो कि ये डाकिया हैं। तो डाकिया वाला काम या दूत कर्म वाला काम ये करते हैं, दूत जैसा काम करते हैं कि इधर से उधर की कहने वाली। मधुर भाषी होते हैं, बोलने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, विनम्र भी होते हैं। और अच्छे से जो अच्छी तरह से यदि कोई काम इनको दे दिया जाए तो उसको बहुत ही प्रवीणता से करने की इनकी एक आदत होती है। बुद्धि के बहुत धनी होते हैं, तो किसी भी विषय जो इनके पास में होगा उस विषय में ये पारंगत हो जाते हैं, चतुर होते हैं। और अधिकतर कभी भी ये लोग मिलते हैं। परोपकार करना इन्हें पसंद होता है, दूसरों के दुख को ये देख नहीं पाते हैं। सुखी, अपने अंदर से ये सुख भी फील करते हैं। तीर्थ यात्रा, क्योंकि देखिए इस मिथुन लग्न वालों को घूमना बहुत पसंद होता है, इनको यात्राएं बहुत पसंद होती हैं। इनको जितना चाहो उतना घूमने के लिए आप कह दो, ये घूमने से कभी थकेंगे नहीं, बल्कि ये घर में पड़े रहेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। और इनकी जो बीमारी होती है मानसिक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी के मन से बीमार होते हैं। और अगर मन से इन्होंने सोच लिया कि हम स्वस्थ हैं तो फिर ये बीमार नहीं है, फिर इनकी बीमारी खुद भाग जाएगी, ये स्वस्थ हो जाएंगे। इनको दवाओं से ज़्यादा इनको अच्छी नींद लेनी चाहिए और जितना खुश हो सकें खुश रहना चाहिए, वही इनके जो स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया रहता है। बाकी ये जो है जितने घूमते हैं उतना ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। और साथ ही साथ इनको काम भी कुछ इसी प्रकार के करने चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग फील्ड से इनको जुड़ना चाहिए। जो इनको आने जाने के, जो घर में रुकने वाले काम नहीं होते, इधर से उधर घूमने वाले, ऑफिस के काम नहीं होते, इधर से उधर घूमने वाले काम होते हैं, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे ये जो भी इनका कहीं ऑफिस में है तो ऑफिस में कोई बॉस होगा तो बॉस के बहुत ज़्यादा करीब जाके बैठेंगे। तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता है, अधिकतर होता है कि बॉस इनको अपने साथ भी रखता है, लेकिन
कभी कभी बॉस इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल भी देता है। तो ऐसी स्थितियां भी इन लोगों के साथ में बनती हैं। साथ ही साथ एक जो स्थिति और इनके साथ में देखी जाती है, जो मिथुन लग्न के जातक होते हैं, इनके अंदर एक सबसे बड़ी बात जो होती है वह यह होती है कि ये धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अधिकतर इनको शॉर्ट ऐसा रास्ता जो एक शॉर्टकट होता है, तो शॉर्टकट से ज़्यादा पैसा कमाने की इनके लालसा होती है, और इस तरह से ये सट्टा बाजार, इस तरह की मार्केट जो होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो लाभ होता है, ऐसा नहीं इनको लाभ नहीं होता, लाभ होता है, लेकिन उस लाभ को देखते हुए ये और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना धन लगाने की सोचते हैं। इससे उनको वहाँ पर हानि भी मिलती है। तो लाभ भी और हानि भी दोनों स्थिति इनकी बन जाती है, क्योंकि इनमें जल्दबाजी होती है ज़्यादा जल्दी कमाने की, उस वजह से ये जो हानि है उसको ज़्यादा ले जाते हैं। तो इनको अपने अंदर जो भी मिथुन लग्न के जातक हैं, अपनी अपनी कुंडलियों में देखकर आप बता सकते हो, जो भी मिथुन लग्न के जातक हैं उनको अपने जो भी व्यवसाय वह कर रहे हैं वहाँ पर उनको उसमें पेशेंस की आवश्यकता है। तो पेशेंस अपने अंदर रखेंगे तो निश्चित है वह लाभ की तरफ बढ़ेंगे। इस राशि का जो प्रभाव होता है मनुष्य के कहाँ पर होता है, मस्तिष्क पर होता है। तो इनको जो बीमारियां भी होती हैं तो मस्तिष्क संबंधित बीमारियां होती हैं, लेकिन जो मस्तिष्क है वही इनको कुशलता भी देता है। तो कुशलता का अर्थ ये हो गया कि ये दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको दिमागी काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एकांत इनको कम पसंद होता है। इनको लोगों के बीच में बैठना बहुत पसंद होता है। ऐसे काम करते ही हैं जैसे जो बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, और साथ ही साथ ये क्योंकि बुद्धि और वाणी, क्योंकि वाणी भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना इनको बहुत पसंद होता है, तो ये ऐसे लोगों को एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी होते हैं और अच्छे पॉलिटिशियंस, मतलब राजनीतिक की भी, ये अच्छे राजनीतिक की भी होते हैं। इनके अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, हमेशा इनके अंदर प्रश्न चलते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और उनको जानने के लिए ये उसकी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो एक अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं, कोई भी इनका सब्जेक्ट है उसमें ये रिसर्च की तरह काम कर सकते हैं, अनुसंधान कार्य में सफल होते हैं। और क्योंकि तूत वाला काम मैंने जैसे आपको बताया कि इस लग्न की नेचर होती है कि इधर से उधर का करना, तो ये एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छे भाषाविद हो सकते हैं, एक अच्छे प्लानर हो सकते हैं, अच्छे योजनाकार हो सकते हैं। तो यात्राएं जैसे इनको प्रिय होती हैं, तो इसी हिसाब से ये बिजनेस के लिए एजेंट हो सकते हैं, व्यवसाय के एजेंट बन सकते हैं। तो ये इनके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। वाणी होती है, क्योंकि वाणी है, बुद्ध वाणी है, तो ये अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, एक अच्छे उपदेशक भी होते हैं, क्योंकि बोलना इनको बड़ा पसंद होता है। व्याख्याता हो सकते हैं, लेक्चरार जो होते हैं वह बन सकते हैं ये, और एक अच्छे पद पर भी ये लोग जाते हैं। तो यहाँ पर यदि इनके संबंधित कौन कौन से ऐसे जो रोग हैं, तो फेफड़ों से संबंधित या सर्दी लगना इनमें देखने को मिलती है, लेकिन ये स्वास्थ्य के प्रति इनका यही है कि भरपूर नींद लेना इनके लिए आवश्यक है। भरपूर नींद लें, खुश रहें, यही इनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। चलिए, तो मिथुन लग्न के बारे में और मिथुन राशि के बारे में आज हमने पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी मिथुन लग्न से या मिथुन राशि से संबंधित है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जितने भी हमने ये आपको पॉइंट्स दिए हैं, जो भी बातें बताई हैं, वह कितनी आप पर सही बैठती हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब कर्क लग्न और कर्क राशि के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।